हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी एक न्यू क्लास हिंदू लॉ से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें आज हम कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज को जानेंगे, जो कि सेक्शन 5 से रिलेट करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज बताई गई हैं। टोटल कुल कितनी कंडीशन है? टोटल 5 कंडीशन बताई गई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शुरुआत में इससे पहले इसमें 6 कंडीशन बताई गई थी। जो 6 कंडीशन थी उसको 1978 में ओमिट कर दिया गया था। 6 कंडीशन क्या थी? जो कि गार्जियनशिप इन मैरिज से रिलेट करती थी। अब प्रेजेंट टाइम में ये 5 कंडीशन ही जानी जाती हैं, जो कि ये बताती हैं कि अगर कोई हिंदू मैरिज हो रही है तो वहाँ पर इन 5 कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है, तभी वह मैरिज एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी। तो अब हम एक एक करके कंडीशन जानेंगे, जिसमें पहली कंडीशन आती है मोनोगेमी। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें मैं आपको इसकी पहली कंडीशन बताती हूँ। नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। बहुत सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। एच हस्बैंड है, डब्लू उसकी वाइफ है। डब्लू जो इसकी वाइफ है वो अभी जीवित है, लिविंग है। ये जो हस्बैंड और डब्लू की जो मैरिज थी वो एक वैलिड मैरिज थी, और इनकी है मैरिज अभी भी सबसिस्ट है, अभी भी कंटिन्यूस है। उसके बावजूद भी जो एच है वह W2 से शादी कर लेता है। क्वेश्चन एराइज ये होता है कि यहाँ पर एच की जो ये शादी W2 से हुई है, क्या ये वैलिड होगी? आंसर, यह ऑफकोर्सली साफ पता चल रहा है कि एच की जो मैरिज W2 से हुई है वह सेक्शन 5 की जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है, उसको कॉन्ट्रावेट कर रही है, उसे वॉयलेट कर रही है। इसी वजह से ये जो मैरिज है वो एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी। जो एच होगा वो यहाँ पर बाइगेमी के लिए लाइबल माना जाएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये यहीं इसी एक्ट में दे रखी गई हैं। कहाँ पर, ये जान लीजिए। इसी एक्ट के सेक्शन 11 में कहा गया है, अगर कोई भी ऐसी मैरिज होती है जो कि सेक्शन 5 के जो कंडीशन है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे थे, उसको कॉन्ट्रावेट करती है, तो ऐसी मैरिज वॉइड होगी। और यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा था कि जो एच और W2 की मैरिज थी वो ऑफकोर्सली फर्स्ट कंडीशन को कॉन्ट्रावेट कर रही थी, इसलिए ये मैरिज वॉइड है। दूसरा पॉइंट, मैंने इसे बाइगेमी का लाइबल माना था। इसी बात को बताया गया था इसी एक्ट के सेक्शन 17 में, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, और इसके साथ में ही यहाँ पर ये लाइबल होगा 494 और 495 के तहत। आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत भी उसे यहाँ पर लाइबल माना जाएगा। एक केस समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट केस है ये यमुना बाई का केस है। इस केस में यही बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जो कि सेक्शन 5 की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन, उसको वॉयलेट करता है तो वह मैरिज वॉइड मैरिज मानी जाएगी। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये सेक्शन 5 की फर्स्ट कंडीशन है उसके तहत किस तरह की मैरिज के बारे में बात की जा रही है, वह मोनोगेमी मैरिज को बताता है और वह पॉलीगेमी मैरिज को प्रोहिबिट करता है। जो सेक्शन 5 की फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर यही बताती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की सेकंड कंडीशन के बारे में, जो कि क्या बताती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 5 की सेकंड कंडीशन के समझने से पहले समझ लो, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये बात कर रहा है शादी के समय पर। जिस समय शादी की जा रही है उस समय पर जो पार्टी हैं उसको साउंड माइंड होना चाहिए, उसको मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसको मैरिज के लिए अनफिट नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी तरह के इंसेनिटी के दौरे नहीं पड़ने चाहिए।
अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जिसको शादी के टाइम पर जो कि अनसाउंडनेस है, जो किसी प्रकार, या फिर उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर वो शादी के लिए अनफिट है, या फिर उसे इंसैनिटी के दौरे पड़ते हैं, तो जो ऐसी शादी होगी वो क्या मानी जाएगी? वो वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई भी शादी होती है जो कि सेक्शन 5 की सबसेक्शन पॉइंट सेकंड कंडीशन को वॉयलेट करती है, तो ऐसी जो मैरिज होगी वो वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल मानी जाएगी। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो सी पॉइंट है इसका, ये उसमें पहला यहाँ पर मिर्गी के दौरे भी इंक्लूड था, जिसको 1999 के अमेंडमेंट के तहत ओमिट कर दिया गया है। मैंने अभी बता चुकी थी मैं आपको, वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी अगर कोई भी मैरिज ऐसी है जो कि सेक्शन 5 की कंडीशन सेकंड को वॉयलेट करती है तब। केस लॉ समझ लीजिए क्या था इसमें। इस केस में यही बताया गया था कि अगर कोई भी ऐसी मैरिज है जो कि सेक्शन 5 की सेकंड कंडीशन को वॉयलेट करती है तो वह मैरिज वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल मानी जाएगी। अब हम आएंगे तीसरी कंडीशन पर जो कि रिलेट करती है एज से। ये पार्टीज की एज को बताती है। ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो तय कर दी गई है, 21 ईयर्स कंप्लीट होंगे। जो ब्राइड की एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे। कब कंप्लीट होंगे? एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी करते समय उनकी ये एज होनी चाहिए। आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए, जब शुरुआत थी ओरिजिनली शुरू में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो एज रखी गई थी, एज का क्राइटेरिया ये रखा गया था कि ब्राइड ग्रूम की एज 18 साल और ब्राइड की एज 15 साल रखी गई थी। पर आगे जाकर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया और उसके तहत ये एज रखी गई है कि ब्राइड ग्रूम की एज 21 ईयर्स होगी और ब्राइड की एज 18 ईयर्स होगी, जिसे यहाँ पर भी फॉलो किया गया है इसकी कंडीशन नंबर 3 में। एक बात समझ लीजिए आप, इसमें क्या दे रखी गई है। यस, आपको इसका सेक्शन 18A भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसी मैरिज होती है जो कि इस सेक्शन की जो तीसरी कंडीशन है उसे कॉन्ट्रावेट करती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये समझ लो। वो सेक्शन 18A के तहत जाएगी। कॉन्ट्रावेट कर रही है अगर, तो वहाँ पर पनिशमेंट किया जाएगा कितना? 2 साल तक का, या फिर फाइन होगा जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से। ये वाली बात कब एराइज होगी? जब कोई भी अगर ऐसी मैरिज हुई है जो कि सेक्शन 5 के क्लॉज 3 को वॉयलेट कर रही है, तब सेक्शन 18 का सबसेक्शन ए एराइज हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको एक ये वाला पॉइंट भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि सेक्शन 13 का जो सेकंड पॉइंट है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो है वो किससे रिलेट करता है। आपको एक बार इस वाले पॉइंट को भी जान लेना चाहिए कि सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 जो है वो क्या रिलेट करता है, और इसी के तहत आपको इसका जो ग्राउंड फोर्थ है उसको समझ लेना चाहिए, जो कि हमारे इस एज वाले टॉपिक से ही रिलेट करता है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी भी लड़की की शादी, किसी ब्राइड की शादी जो है वह कब हो जा रही है, उसके 15 साल पूरे होने से पहले हो जाती है, तो उसके पास ये राइट है कि वह 18 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले अपनी मैरिज को रेप्यूडिएट करवा सकती है, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मैरिज कंज्यूम्ड हुई थी या नहीं हुई थी। इस बात को यहाँ पर कब ऐड किया गया था? इसे यहाँ पर मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की 4th कंडीशन की, जो कि प्रोहिबिट रिलेशनशिप में शादी करने से मना करती है। पहली बात तो ये बता दो, प्रोहिबिट रिलेशनशिप कहाँ पर डिफाइन है? इसको सेक्शन 3 के क्लॉज जी में डिफाइन किया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रोहिबिट रिलेशनशिप होती क्या है। हम आपकी जानकारी के लिए ये और बता दें कि अगर कोई भी मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो जाती है तो ऐसी मैरिज वॉइड ही मानी जाएगी, और ऐसी मैरिज अगर आपने सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 के क्लोज 4th में जो कंडीशन है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं करने की बताई गई है, अगर उस कंडीशन को कॉन्ट्रावेट करके शादी की जाती है
तो वहाँ पर उसका परिणाम क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगा, जो कि 1 महीने का होगा, या फाइन होगा। फाइन 1000 रुपये तक का होगा, या दोनों होंगे। लेकिन इसका एक पॉइंट और अच्छी तरह समझ लो, अगर वहाँ उन पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ की जो कस्टम है, अगर वो उनको ऐसी शादी करने की परमिट कर देती हैं, तब ऐसी शादी वैलिड मानी जाएगी। क्लियर हो गई बात? सेक्शन 5 का क्लोज 4 क्या बता रहा था हमें? सेक्शन 5 का क्लोज 4 हमें ये बता रहा था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करने की मना है। लेकिन अगर वहाँ के उन दोनों पार्टीज़ के कस्टम के तहत ऐसी शादी करना हाँ है, मंजूरी है, तब ऐसी शादी वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज ऐसी शादी का परिणाम क्या होगा? वह शादी वॉइड मानी जाती है। और यहाँ पर सेक्शन 18 सबसेक्शन बी भी अप्लाई कर जाएगा। पनिशमेंट की बात कर रहा है वह, पनिशमेंट कितना होगा? जो सेक्शन 18 के सबसेक्शन बी में बताया गया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट में 5वीं कंडीशन की, जो कि सर्पेंट रिलेशन से रिलेट करती है। ये सर्पेंटा रिलेशन कहाँ बताया गया था? सेक्शन 3 के एफ क्लॉज में। क्या था इसमें? हम सभी को पता है सर्पेंटा रिलेशन क्या है। हमें सेक्शन 5 के तहत जो 5वीं कंडीशन है वो क्या है? वो ये कहती है कि जो मैरिज की जा रही है वह पार्टीज़ के बीच में सर्पेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन दोनों पार्टीज़ की कस्टम के तहत ऐसी शादी को मंजूरी है, तब ऐसी शादी वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज ऐसी शादी वॉइड मानी जाएगी। और ये वाली बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन 11 में बताई गई है। इसी के साथ में ये भी ध्यान रख लो कि पनिशमेंट कितना जाएगा, जो कि सेक्शन 18 के बी में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जान लिया कि हिंदू मैरिज के तहत सेक्शन 5 में कौन सी कंडीशन बताई गई हैं। इन 5 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, तब तक वह मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। हम किसी भी मैरिज को वैलिड मैरिज तभी कहेंगे जब उसमें 5 कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। आज आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।